नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली की सुचारू रूप से चलने की। पिछले दिनों आपने देखा होगा। पूरी बात करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं आपसे कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें, और सोशल ग्रुप्स में डालें। और उनसे ये भी निवेदन करें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम बहुत गंभीर चर्चा करते हैं और समाज के हित की चर्चाएं करते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था बिजली के बारे में। अभी आप देखते हैं कि जिस समय भी बारिश आ जाती है या हवा चलती है तो हमारे बिजली बंद हो जाती है। और उसके कारण हमें बहुत दुविधाएं उठानी पड़ती है। और मुझे मुझे ये लगता है या हमें ये लगता है कि ये इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पहले हम वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। बारिश के पहले हमको ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि बिजली कि हवा आएगी तो कैसे काम करेगी, बारिश में भी कैसे काम करेगी। और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं। वाई के बोलिया साहब वैसे तो आरएससीबी और डिस्कॉम में, अजमेर डिस्कॉम में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हैं। और अभी समता पावर करके एक नो लॉस नो प्रॉफिट पे कंपनी चला रहे हैं। ये कुछ इंजीनियर्स मिलके, पूरे राजस्थान के इंजीनियर्स हैं, उसमें 5-7 जने खास तौर से उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें सनाडिया साहब भी हैं, बीएम सनाडिया जो चीफ इंजीनियर रहे थे। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि अ, उपभोक्ताओं को किस तरह से फायदा हो। और जो आरएससीबी या जो डिस्कॉम जो है, जो किस तरह से वो रेटें बढ़ाते हैं और रेटें क्यों बढ़ाते हैं, इन सब पर अपना अपनी दृष्टि रखते हैं। और जहाँ गलत होता है वहाँ उसको सुधारने के लिए ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने केसेस लड़े हैं। तो मैंने ये निवेदन किया बोलिया साहब से कि अब बारिश आने वाली है, तो कृपया एक बार ये बताएं कि हम लोगों को, जो उपभोक्ता हैं उनको, और जो विभाग है, जो डिस्कॉम है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या क्या तैयारी करनी चाहिए मानसून आने के पहले, कि जिससे कम हमें व्यवधान देखने को मिले। तो ये इसी बात को लेकर के आज हम बात करेंगे। और बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत आपका कि आप पधार जाते हैं हमारे बुलावे पे और समय देते हैं और लोगों को सही जानकारी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारियां सही नहीं मिलती है। अखबारों में उटपटांग खबरें छपती है, कुछ पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। और अधिकतर मीडिया बिके हुए हैं जो केवल कंपनियों के पक्ष में ही, जो निजी कंपनियां हैं खासतौर से, उनके पक्ष में ही अपनी बातें कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको सही तरीके से लोगों के सामने रखें। तो बोलिए साहब, आप बताएं। धन्यवाद सेठ साहब। सभी मित्रों को नमस्कार। बिजली आज की सबसे अ, अधिक आवश्यक सेवा में है। 24 घंटे चाहिए अपने को। तो पर इसके साथ खतरे भी है। और सावधानी नहीं रखें तो नुकसान भी होता है। बार बार बिजली जाए तो अपने को असुविधा भी होती है और कई काम रुक भी जाते हैं अपने। और साथ में जो लगातार काम होने वाले वो काम रुक भी जाते हैं। उद्योग धंधे भी ठप होते हैं। छोटे मोटे कारीगर जो काम करते हैं उनका भी काम हर्जा होता है। तो बिजली सबको अच्छी वोल्टेज पे मिले और लगातार मिले, ये सबसे जरूरी है। यदि कोई व्यवधान आए किसी कारण से तो उसका पहले से उससे बचाव की तैयारी होनी चाहिए। और यदि अचानक कोई बहुत तेज आ जाए तो भी उससे वापस जल्दी से जल्दी समाधान के लिए भी तैयारी होनी चाहिए।
मित्रों, जैसे बिजली की लाइन जो खड़ी होती है, शुरुआत वहीं से होती है। जो लाइन खड़ी होती है वो उसके जो मापदंड बनाए हुए हैं कि कम से कम 6 फीट गहरा खड्डा होना चाहिए, उसमें पोल पूरा अंदर अच्छी तरह खड़ा हो, उसकी जो लाइनें खींची जाए वो पूरी अच्छी तरह टाइट हो, उसके ज्यादा ढीलापन नहीं हो, और सड़क की क्रॉसिंग हो तो उसके नीचे गार्डिंग हो, ताकि तार टूटे भी सही तो वो गार्डिंग पे गिरे, जमीन पे नहीं गिरे, तो किसी के साथ दुर्घटना नहीं हो। और इसके अलावा क्योंकि बिजली की लाइनें अधिकतर सड़क के दोनों तरफ खड़ी होती हैं, और पेड़ भी अपन सड़क के दोनों तरफ ही लगाते हैं, तो पेड़ भी अधिकतर बड़े होते हैं, और पेड़ बड़े होके लाइनों के पास में छूने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छी व्यवस्था तो होती है कि आप अंडरग्राउंड केबलिंग करें। इस मामले में उदयपुर में हो सकता था ये काम। उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना जो आई सैंक्शन हुई, उसमें 1500 करोड़ रुपए के करीब का बजट था। उसमें शहर के अंदर जो पुराना शहर है, शहर कोट के अंदर, उसमें तो 100 करोड़ रुपए से उन्होंने अंडरग्राउंड लाइनें कर दी। बाहर का शहर जो है, अब बाहर काफी फैल गया, शहर से काफी लोग बाहर निकल गए, वहां का भी अंडरग्राउंड प्लानिंग सिस्टम का अंडरग्राउंड केबलिंग करते, सड़क के दोनों ओर बाकायदा ट्रेंचेज बना के उसमें सुरक्षित रूप से बिजली की केबल डालते, और रिंग मैन बनाते। कहीं भी अगर मान लो आपको कोई काम करना भी है किसी ट्रांसफार्मर पे, किसी जगह पे, रिंग मैन में उसके पहले और उसके दोनों तरफ दूसरी तरफ से बिजली आ जाती है। तो जिस जगह काम होना है वही उसको दिक्कत उसकी बिजली बंद रहनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस की नहीं रहनी चाहिए। वर्तमान में जो 33 kV जीएसएस उदयपुर शहर में है या वो जगह भी है, उनमें रेडियल लाइन से, मतलब एक लाइन में मान लो 100 ट्रांसफॉर्मर लग गए, उसमें 5,000 घर कवर हो गए। अगर किसी एक जगह भी काम करना है, पूरी लाइन बंद करते हैं, और किसी न किसी घर में कभी न कभी कोई काम दिक्कत आती है तो बार बार लाइन बंद होती है। वो बच सकती है अगर रिंग मैन बनाए और अंडरग्राउंड रिंग में केबल डाल के रिंग मैन सिस्टम बनाए। उसके अलावा पेड़ ये जो है, कर क्यों नहीं रहे? वही बजट जो 1,500 करोड़ आया उसमें से 100 करोड़ शहर में तो इन्होंने की, अंडरग्राउंड केबलिंग बाहर नहीं की। और बाहर का शहर में प्रोजेक्ट पूरा अंडरग्राउंड हो गई लाइन। शहर कोट के अंदर हो गया, शहर कोट के अंदर अंडरग्राउंड कर दी इन्होंने केबलिंग पूरी। वैसे ही बाहर भी कर सकते थे। तो हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो सीईओ थे उनसे बात भी की थी। हमने कहा जी, हम आप शुरुआत मैं जैसे हिरन में सेक्टर 5 में रहता हूँ, आप वहां से शुरू करें, हम निःशुल्क अपना सुपरविजन देंगे ताकि क्वालिटी का काम हो, सरकार का पैसा पूरा अच्छी तरह उपयोग हो। और पेड़ जब अपन लगाते हैं सड़क के किनारे छाया के लिए, छाया भी होती है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है, पक्षियों को और सबको काफी मिलता है। पर उसको जब काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। अपने ही पेड़ लगाए और अपने ही उसको छांटे काटे तो बहुत दुख होता है। पर बिजली की लाइन क्योंकि जब भी उसके ऊपर जाएगी, उसकी लाइन अगर टहनी टच होगी उसके, तो वो फाल्ट करेगी। फाल्ट के साथ क्योंकि बिजली पेड़ में नमी होती है, जिंदा पेड़ है, नमी होगी, तो वो जैसे टच करेगा उसके माध्यम से पेड़ में भी करंट आ सकता है नीचे। तो कोई नीचे गाय मवेशी बैठा हो, कोई बच्चा छू रहा हो, कोई आदमी बैठा हो पेड़ के नीचे, उसको भी करंट लग सकता है। आओ तो कर रही और बारिश में इसलिए ज्यादा संभावना है कि बारिश में और ढीला हो जाता पत्तियां टहनियां सब पूरी गीली हो जाती है, और तारों पे भी बूंदे रहती है, वो बिजली की सुचालक होने से करंट ज्यादा आ सकता है, और जिनसे जमीन भी गीली होती है। तो इसलिए जनता भी ये ध्यान रखे कि जहां भी आपकी लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, यदि वो कोई ढीली है उसमें तो तत्काल बिजली निगम के शिकायत केंद्र में आप शिकायत लिखाएं कि भाई ये हमारे यहाँ तार ढीले हैं, इनको टाइट कराएं। अगर उसकी क्रॉसिंग है, उसमें नीचे गार्डिंग नहीं है, तो गार्डिंग जरूर लिखाएं। और पेड़ है, पेड़ के अगर बड़ा हो गया है, उसकी लाइन के आसपास आ रहा है, लाइन से कम 5 फीट दूर उसकी टेनी होनी चाहिए। अगर पास में है तो उसको आप शिकायत लिखाएं और उसको दूर कराएं। अभी परसों की बात है, मेरे हमारे घर के बाहर ही एक पेड़ की टहनी बार बार लाइन को छू रही थी। मैंने तत्काल बिजली मित्र जो ऐप है, एक अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड हो सकता है बिजली मित्र, उसमें सब तरह की शिकायतें हैं। उसमें मैंने बिजली मित्र ऐप खोला, उसमें कंप्लेंट में खोला, कंप्लेंट में नो करंट के अलावा और सर्विसेज भी है। मैंने उसमें लिखा कि हमारे घर के सामने, इस घर के मकान के बाहर ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी लाइनें इसको छू रही है, तत्काल इसको करंट का खतरा है और लाइन भी फॉल्ट होगी, आप तत्काल सही करा दो। आधा घंटे में आदमी आ गए उसको सही कर। तो जनता अगर जागरूक होगी तो व्यवस्था आपकी सुधरेगी भी सही, और साथ में
आपको करंट का खतरा भी कम रहेगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जगह जगह अपने पास, उसमें कोई तेल टपक रहा हो, कोई टेढ़ा हो, कोई उसके नीचे जो पिलर बॉक्स है वो कई बार खुले होते हैं। खुले में मवेशी अंदर मुंह डाल सकते हैं, मर सकते हैं, या कोई बच्चा छू सकता है, या और कोई खतरा भी होता है। तो उससे बचाव के लिए भी जनता भी जागरूक है। इसके अलावा विद्युत निगम को प्री मानसून मेंटेनेंस करनी होती है। जो बारिश के पहले जितनी भी लाइन, बिजली की लाइनें हैं, उसके आसपास जो पेड़ हैं, उनको लाइन से 5 फीट दूर तक छांटना होता है, और छांट के दूर करते ताकि बारिश में बढ़े तो भी वो लाइन तक नहीं पहुंचे। परंतु वो मेंटेनेंस करते तो हैं लेकिन हो फिर नहीं पा वो पूरी नहीं हो ध्यान पाती, नहीं हो। क्योंकि बिजली का काम 24 घंटे का काम है। ये नियमित कर्मचारी होने चाहिए हर काम के लिए, ताकि नियमित रूप से वो काम करें। दुर्भाग्य से अपने यहाँ भर्तियां बिजली निगम में जो युवाओं की होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। अब सब काम ठेके भरोसे हो गए। हर एईएन ऑफिस में एक फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के नाम से एफआरटी को ठेका दे दिया, जिसमें एक गाड़ी और तीनों शिफ्टों में आदमी और सब की शर्त लगाई। उसको अच्छा पेमेंट भी मिलता है, परंतु ठेका व्यवस्था ही है। उस पर अगर आप निगरानी नहीं करोगे तो आदमी पूरे नहीं लगाते, तो जब फॉल्ट होगा तो आपके आदमी टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, और टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, या मेंटेनेंस हमें बार बार बिजली बंद का खतरा होता नहीं, ये तो रेगुलर भी होता है। ही ये है। रेगुलर फीचर है, परंतु रेगुलर जैसा आप भी। जानते हैं कर्मचारियों की कमी में उदयपुर में मतलब हर साल काम लोड बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, तो लाइनें भी बढ़ती है, ट्रांसफॉर्मर भी बढ़ते हैं, उसके हिसाब से लगातार आदमी की भर्ती भी होनी चाहिए। अभी काम यहाँ तो से बढ़ यहाँ रहा है। करीब 10 साल पहले की स्वीकृत पद है जो मजदूरों के टेक्निकल हेल्पर बोलते हैं, 1652 मजदूर सेंक्शन है यहाँ 10 साल पहले। उनमें से भी अभी 1100 ही हैं। उनमें से भी 500 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो करीब 30% से ज्यादा है। तो 10 साल पुरानी सेंक्शन तो में भी अगर कम है, 10 साल में तो और कंज्यूमर बढ़ गए। वो तो जो पेंशन वगैरह हो जाती है उनको वापस जो रिटायर हो जाते मतलब हैं, उनकी जगह कोई नहीं नहीं भर्ती लेते। नहीं कर रहे नहीं, ना। कोई रिटायर हो जाता है उसकी से नहीं लेते, कोई डेथ हो जाती है तो नहीं लेते, हाँ, तो भर्ती नहीं कर रहे और तो भर्ती नहीं कर रहे खाली हैं। और खाली जो हो ही पुराने जाएगी। लोग बूढ़े हो ही रहे, वो भी उनकी भी क्षमता खंभे पे चढ़ने की उतनी नहीं रहेगी। तो ये सेना की तरह है ये काम। तो युवा वो लोग चाहिए जो खंभे पे चढ़ सके बिना किसी साधन और ऊपर बैठ के भी ख्याल 2 फीट 4 फीट का एंगल का टुकड़ा है, उसमें बैठ के काम करना होता है। तो वो हर आदमी के बस का नहीं होता, प्रशिक्षित आदमी होना चाहिए, युवा होना चाहिए, सर, तभी इसमें होता है। ये सुझाव आप नहीं दे सकते हैं क्या कि जो वृद्ध लोग हैं, मतलब जैसे 50 से ऊपर हो गए या 50 के आसपास आ गए, उनको रिटायर्ड कर दे और उनकी सैलरी जो है ना बढ़ा दे पहले, और या पेंशन उनकी जो है डबल कर दे, या कब मतलब बढ़ा दे, ताकि दूसरे लोग भर्ती हो सके, और उन लोगों के लिए भी ठीक है कि भाई अब आप काम नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो मजबूरी है, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना तो कैसे चलेगा, नहीं तो अगर वो पेंशन उनकी बढ़ा दें, वो एज के हिसाब से एज कम कर दें उनके मतलब रिटायरमेंट की, और उनकी पेंशन जो है पूरी दे दें उनको, फुल जो 60 साल में मिलती है वो, और तो शायद दूसरे लोगों की भर्ती करें। सवाल इसमें ये है कि दूसरे लोगों की भर्ती नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। इस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो लोग काम नहीं कर पाते हैं ना, वो उनको छुट्टी कर देनी चाहिए, मतलब, और उनकी जगह दूसरे लोगों को भरना चाहिए, और उनको कोई नुकसान नहीं हो इसलिए उनकी पेंशन बढ़ा देनी चाहिए। नहीं, आपका कहना सही है। एक हमारे चेयरमैन थे पहले, पीएन भंडार साहब, उनके समय में एक योजना आई थी गोल्डन हैंडशेक के नाम से। जो हाँ, वो तो मजदूर सबके। कर्मचारी 50 साल से ऊपर की उम्र का हो गया, उसको स्वाभाविक रूप से लाइन पे काम करने में दिक्कत आएगी, कठिनाई होगी, तो वो उसके बेटे को, यदि युवा हो गया, 18 साल से बड़ा हो गया, उसकी जगह उसको नौकरी दे देंगे और उसको पूरी पेंशन देके रिटायर कर देंगे, और उसका गाइडेंस भी मिलेगा अपने बेटे को, तो बेटा भी धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा। वो गोल्डन हैंडशेक योजना आई, कुछ टाइम रही, फिर बाद में सरकार की आपत्ति आई और वो बंद हो गई। ऐसी योजना वापस आनी चाहिए, ताकि युवा लोग आवे, जो मजदूर काम करता है लाइनमैन या जो भी है, उनके बच्चे भी होशियार है, 18 साल से बड़े हो गए, उनको घर में वो देखते आए कि पिताजी कैसे काम करते थे, तो उनको ट्रेनिंग भी मिल सकती है, गाइडेंस भी मिल सकती है, और वो एक अच्छा कर्मचारी बन सकता है, युवा कर्मचारी। और हर साल युवा लोग इसमें भर्ती होने चाहिए। वही इसमें मेरा मतलब प्रशिक्षण की भी शर्त रखी थी आईटीआई की, परंतु दुर्भाग्य से अपने आदिवासी क्षेत्र में आईटीआई है ही नहीं जो ढंग से प्रशिक्षण देवे।
तो क्योंकि प्रशिक्षण, बिजली का काम प्रशिक्षित आदमी सही कर कुछ सकता है। जगह तो है शायद, बहुत सलून कम है, वलून में है। बहुत कम है, बहुत कम। वो ढंग से प्रशिक्षण उनको लाइन पे हाँ, वो चढ़ने का नहीं अलग देते। बात है कि उनको उनको प्रशिक्षण तो वो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का देते हैं, स्कूल ही सही नहीं चल रहे मतलब हैं। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की ट्रेनिंग देते हैं उनको, जो घरों के अंदर वायरिंग फिटिंग का होता है। बाहर जो लाइनों पे काम करने के लिए आदमी चाहिए, वो लाइनमैन टाइप चाहिए, जो खंभे पे चढ़े काम कर सके। वो कोई ऐसा आईटीआई ऐसा कोई कोर्स चला ही नहीं रहा, वो चलाने चाहिए। भले ही डिस्कॉम खुद अपनी तरफ से सपोर्ट करके ऐसी इंस्टीट्यूशन चलवावे, उनमें युवा लोग आवे, भर्ती हो इधर के ही यहाँ, क्योंकि यहीं के लोग होंगे तो यहीं पे वो नौकरी में टिकेंगे भी। अभी जो भर्तियां होती है उनमें भरतपुर या उधर के या उस साइड के लोग ज्यादा आ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, फिर वापस ट्रांसफर करा के उधर वापस चले जाते आगे हैं। चले तो जाए। इधर के एरिया में खाली की खाली पद खाली रह जाते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ डिस्कॉम को अपने खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के या आईटीआई को सपोर्ट करके ये कोर्सेज भी चलवावे लाइनमैन के, हाँ, तो ट्रेंड आ सरकारी जाए। आईटीआई है, उसमें तो चला ही सकते हैं कम चला ही से सकते हैं, पर अभी भी वहाँ कोर्सेज वही चल रहे हैं जो इलेक्ट्रिशियन कम। वायरमैन या आजकल कंप्यूटर और इसके आगे। ठीक है, वो उनकी जगह ये इम्पोर्टेंट है। स्टेप एकेडमी वाले भी चलाते हैं कुछ हम्म, कोर्सेज, लेकिन उसमें भी मेरी समझ उसमें खंबे पे चढ़ने वाले हैं कि नहीं, बाकी डिस्कॉम अगर, क्योंकि वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के तो चलाते हैं। मतलब हर साल करीब लाखों कंज्यूमर हर साल बढ़ते हैं, तो हर साल आदमियों की भर्ती की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल यदि उन बिल्कुल। आईटीआई को ये विश्वास हो जाए कि हमारे यहाँ से 100 लड़के निकलेंगे और 100 को ही नौकरी मिल जाएगी, तो वो कोर्स भी लेंगे और बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे कि हमें मिलते ही नौकरी मिल जाएगी। ये काम हो सकता है। हाँ, वो तो जरूरी है, मतलब सरकार भी इस पे ध्यान देवे, डिस्कॉम भी इस पे ध्यान देवे, तो डिस्कॉम को भी ट्रेंड आदमी मिल जाएंगे अच्छे, जो जानकार है, इस काम के जानकार है। उनको फिर थोड़ी सी फील्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बाकी ये काम हो सकता है। और जो लाइनें बार बार बंद होती है, थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी बारिश आई, बंद हो जाए, जबकि लाइन में कुछ नहीं बिगड़ता। बारिश आ जाए, अगर वो लाइन सही है तो उसमें बारिश के पानी का कोई नुकसान नहीं होगा। हवा चले तो उनके अगर टाइट लाइनें, तार टाइट है और उनमें गैप सही है, तो कुछ नहीं बिगड़ा, कितनी आंधी आ जाए वो आपस में तार नहीं टकराएंगे। अच्छा, ये नक्गे तार लगाते हैं इसमें, केबलिंग, मतलब ये वायर जो है उसमें प्लास्टिक में या जो भी मतलब उसका कवर होता है, उस वैसे नहीं लगा सकते हैं क्या? इसमें एरियल बंच केबल्स आती हैं, जिसमें एलटी, क्योंकि ज्यादा अपने घरों के बाहर लाइन एलटी आती है, ऊपर 11 की भी होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मर लगता है, पर नीचे एलटी लाइन होती है जिससे अपने घरों में कनेक्शन मिलते हैं। उसकी जगह एरियल बंच केबल आती है, उसमें नेचुरली न तो टकराने का खतरा रहेगा, न पक्षी टकराएगा, न आपस में टकराएंगे, न करंट का खतरा रहेगा। और उसके लिए पेड़ छांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन नहीं, के फिर जरूरत केबल नहीं। डाली हुई है तो पेड़ भले ही बड़ा हो जाए, पेड़ भी बढ़ेगा और लाइन भी सुरक्षित रहेगी। वो एरियल बंच केबल आती है। अंडरग्राउंड नहीं करे तो ओवरहेड में भी उन्हीं खंभों हाँ, पे मतलब वही। वो एबीसी केबल बोलते हैं उसको, वो केबल डाल सकते हैं, तो उससे सप्लाई भी सही हो जाएगी। थोड़ी महंगी पड़ती होगी वो, ये थोड़ी बात महंगी जरूर पड़ती है, पर लेकिन सुरक्षा काफी। के हाँ, सुरक्षा के हिसाब से, और बार बार जो लाइन सुरक्षा और मेंटेनेंस भी कम हो जाएगी मेंटेनेंस भी उससे। कम हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तार को जॉइंट लगाने पड़ते हैं, केबल में थोड़ी आसानी हो जाती। अंडरग्राउंड नहीं भी कर पाए, अंडरग्राउंड मान लो महंगा पड़ता है, तो ओवरहेड में भी एबीसी केबल डाल सकते हैं। नहीं, वैसे अंडरग्राउंड मतलब वैसे जो रोड साइड्स हैं उन पे तो आप भले ऊपर रखें, लेकिन जो कॉलोनी में जो जा रही है लाइन है, वो अगर अंडर ग्राउंड कर दे तब भी बहुत फर्क पड़ वो जाएगा। भी कर दें। और अभी जो नई कॉलोनियां बन रही है हाँ, उनमें तो उसमें शुरू में ही शुरू में ही कर दे। सड़क के दोनों ट्रेंच बना दें। ट्रेंच में पानी की पाइपलाइन है, बिजली की लाइन है, बिजली की लाइन नीचे होती, ऊपर पानी की लाइन है और टेलीफोन की केबल ऊपर होती है। बिजली की खतरनाक है तो नीचे रखते हैं, पर अगर शुरू में ही ट्रेंच बना दे दोनों तरफ, उनमें कवर हाँ, लगा वो दें, तो बिल्कुल। तो शुरू में ही विकास सही हो जाएगा और वहीं से कनेक्शन हो जाएगा। कोई सड़क क्रॉस भी नहीं करेगी लाइनें और सुरक्षित रहेगी। ये तो प्लानिंग की बात है ना सर, प्लानिंग के ये बाद तो शुरू मतलब करें दोनों तरह से हो। अभी भी वर्तमान कंज्यूमर के लिए लाइनें सही मेंटेन करें, और नई जो कॉलोनियां रोज नए मकान हर बनते हैं, रोज नए मकान तो बन रहे नई हैं। कॉलोनियां डेवलप होती हैं, उनमें अगर तो एडवांस में ये कर दें तो आजकल आगे के लिए सुरक्षित हो जाएगा, आगे के लिए सही हो जाएगा। आजकल तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है सर कि सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, कॉलोनियाँ भी प्राइवेट डेवलप हो रही है। वही दिक्कत तो वही है। वो 40 फीट की रोड बताते हैं, वहाँ 20 फीट की भी नहीं होती है, तो वो केबल कहाँ लगा है? नहीं, पर अगर सड़क के दोनों और आप जरूरी कर दो साहब, दोनों तरफ हम ट्रेंच बनाएंगे और उसमें केबल डालेंगे, तो और वो खर्चा उसमें शामिल हो सकता है, कोई बड़ी बात हाँ, नहीं नहीं, है। वो तो होना चाहिए।
क्योंकि ये सब चीजें होनी चाहिए। ये उसमें शर्त होती है कि आप विकसित कॉलोनी दोगे, और जो अब प्लॉट दोगे वो और विकसित अब होगा। तो मतलब 60 फीट की रोड कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 60 फीट क्योंकि के हो। सब जगह अब इतनी कारें आके खड़ी हो जाती है कि आने जाने की तो रास्ता ही नहीं मतलब मिलता। 60 फीट की रोड हो उसमें। एक तो रैंप इतना बाहर निकाल देते, 6-6 फीट का तो रैंप निकाल देते, दोनों साइड से 6-6 फीट तो वो चली गई। और फिर कारें आके खड़ी हो गई, तो फिर कैसे आदमी जाया है। इसीलिए रैंप भी बाहर आता ही, क्योंकि मकान ऊंचे होते हैं, सड़क नीचे होती है, तो नहीं, रैंप वैसे क्या। गलत है रैंप बाहर आना, आप अंदर लेना चाहिए रैंप को भी। रैंप को अंदर लाके सड़क के लेवल पे ले आए हो तो कोई रैंप। होना वही चाहिए, लेकिन अब क्या। प्लानिंग बायलॉज में तो यही है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी सुविधा ये हो सकती है कि हर घर की छत पे सोलर को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हर घर की छत पे सोलर लगे तो ऊपर बिजली पैदा होगी, आप नीचे काम में लेंगे, तो उसमें घाटा भी, छीजत भी नहीं होगी, घाटा भी नहीं होगा, और आपकी बिजली सही चलती रहेगी। और अब जो नए नियम आए हैं उसमें आप साथ में बैटरी लगा सकते हो, और उसके साथ ही उसको जोड़ भी सकते हो। इन्वर्टर में हाइब्रिड इन्वर्टर अलाउ कर दिए। और इसके अलावा अब आजकल छोटे पवन जनरेटर भी आने लग गए, 1-1 किलोवाट के, आधा किलोवाट के, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के आने लग गए, जो एक 5-7 फीट 10 फीट के पाइप पे लग जाते हैं छत पे। वो हवा चलती रहती है रात भर भी, वो उसमें आराम है, सोलर दिन में बनाएगी, वो रात में भी बिजली बनाएगी, तो रात भर भी आपकी बिजली वो बनती रहेगी। जो पवन चक्की छोटी सी विंड जनरेटर बनता है, 1 किलोवाट में उसके 15-20 यूनिट बन जाते हैं। सोलर में तो 5-7 यूनिट बनते हैं, उसमें 15-20 यूनिट बन सकते हैं, क्योंकि रात भर वो चलती रहेगी। तो उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और अब नियामक आयोग, विद्युत नियामक आयोग ने यह अनुमति दे दी है कि आप जो सोलर लगाते हैं उनमें इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाओ, उसमें विंड का पर भी। सर अभी मैंने देखा है, वो अभी कौन सा एक वो मैंने देखा कि मेगा वाट, हम्म, 800 या 8,000 मेगावाट बिजली जो है बन रही है सौर ऊर्जा से, और उस वो वेस्ट हो रही है। हाँ, वो जो अपने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हाँ, साइड पे हाँ। जो बड़े बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं, उनको बिजली, उनसे बिजली लेने के लिए जो लाइनें चाहिए बड़ी, ट्रांसमिशन लाइन्स 132 हाँ, वो किलोमीटर नहीं की, है। वो उतनी नहीं है जितनी वहाँ। सोलर प्लांट तो 1-1.5 साल में लगा देते हो, पर लाइनें उतनी स्पीड से खड़ी नहीं हो पा रही है। वो भी हमने नियामक आयोग का साहब, जहाँ सोलर प्लांट सेंक्शन होता है उसके साथ में प्राथमिकता से वहाँ लाइन भी सेंक्शन की जाए, ताकि बिजली जब बन रही है, सूरज भगवान फ्री दे रहे हैं सौर ऊर्जा, उसका तो काम मिले हुए हैं, उसको तो कम से कम अपने को उसके लिए कोयला या गैस नहीं खर्च करनी पड़े। और दिन में किसानों को आराम से दिन में भी वो बिजली मिल सकती है, तो किसान आराम से खेती भी दिन में करे, उसका रात का शाम का लोड नहीं आ, ये हो सकता है। तो ठीक है, इनको कंक्लूड बढ़ावा देवे। कंक्लूड करा सर। और लाइनें, आप जनता भी जागरूक रहे, जहां पे कहीं आपके पेड़ अड़ रहे हो, ऐसा कुछ हो तो तार ढीले हो, तत्काल बिजली निकाल। और खाली आपस में बात करके वहाँ शिकायत जरूर दर्ज कराए, और ऑनलाइन दर्ज कराए, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आती है। कहीं आप टेलीफोन कर दोगे वो रिकॉर्ड में नहीं होता। ऑनलाइन जो बिजली मित्र ऐप है उसमें कराएं, या ऑनलाइन जो बिजली का नंबर है 1912, उसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कंप्लेन लिखाएंगे, वो रिकॉर्ड होती है और उसकी ट्रैकिंग होती है, तो उसकी शिकायत निवारण, आपका मैसेज भी आएगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। 1912 नंबर है, या 1800 180 65 65 अजमेर डिस्कॉम एरिया के लिए, और या फिर बिजली मित्र ऐप है, तीनों में से आप कहीं भी दर्ज कराएं, शिकायत जरूर दर्ज कराएं, तभी समाज व्यवस्था सुधरेगी। ठीक है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आपने सारी चीजें बहुत विस्तार से अच्छी तरह से बताई लोगों को। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है, उपभोक्ताओं पे, कि वो इसका कितना उपयोग करते हैं, या इन चीजों की डिमांड भी कर सकते हैं। वो जैसे केबल वाली वायर लगाएं भी आप, ये तो डिमांड आरसीबी से की जा सकती है ना। मतलब अब लोग कहें कि भाई ये खुले वायर नहीं चाहिए हमको, तो कवर्ड वायर लगाओ, ताकि कोई भी पक्षी वक्षी भी नहीं मरे उससे, अब और दूसरे लोगों को भी इससे कोई वो जो भी नहीं। जनप्रतिनिधि है उनको भी हाँ, जागरूक उनको करें, भी जागरूक करें। विधायक के माध्यम से भी मीटिंगें रखवाएं बिजली निगम अधिकारियों के साथ, और ये मांग करें, तो हाँ, हो वही सकता है व्यवस्था में सुधार वही होगा, वही। बिल्कुल होगा। जागरूक नागरिक होंगे तो व्यवस्था में सुधार होगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, आपके सोशल ग्रुप्स में डालें, परिवारजन और मित्रों को बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के पास।